किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, इसका पता इस बात से चलता है कि उस राज्य में किस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। दिन दहाड़े हत्या, लिंचिंग, बच्ची से बलात्कार और कत्ल, इस तरह की वारदात खराब कानून व्यवस्था का संकेत है। इस हफ्ते बिहार में इसी तरह की घटनाएं सुर्खियां बनी रहीं। मैं मीडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने से पहले क्या कहा और बिहार में नया मुख्यमंत्री कब तक बनेगा। आपको ये भी बताएंगे कि अररिया में किस वजह से एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई और इस घटना को अंजाम देने वाले के साथ क्या हुआ। आपको ये जानकारी भी देंगे कि जहानाबाद के हॉस्टल में क्यों 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई और ये भी कि नालंदा में कैसे एक अपराधी अवैध तरीके से हथियारों की सप्लाई किया करता था। अररिया के फॉरबिसगंज में गुरुवार की सुबह एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें सत्तू विक्रेता ने पिकअप वैन ड्राइवर की विभत्स तरीके से हत्या कर दी। इस घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने सत्तू विक्रेता की लिंचिंग कर दी। मृत पिकअप वैन ड्राइवर की पहचान 45 वर्षीय नबी हसन के रूप में हुई है और सत्तू विक्रेता का नाम रवि चौहान बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 33 वर्ष है। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे। घटना के अनुसार नबी हसन का पिकअप वैन की पार्किंग को लेकर रवि चौहान के साथ विवाद हो गया। इसी के चलते रवि ने चाकू से नबी हसन की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर उसका गर्दन धड़ से अलग कर बाजार के गेट पर रख दिया। शर्मनाक बात यह है कि घटना भरी बाजार में हुई, लेकिन किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की, बल्कि वो मोबाइल पर वीडियो बनाते रहे। इस वारदात के बाद स्थानीय लोग गुस्सा हो गए और सरेआम आरोपी की लिंचिंग कर दी। अररिया पुलिस ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि लिंचिंग की बात पता चलते ही पुलिस वहां पहुंची और रवि चौहान को भीड़ से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शुक्रवार को जारी एक अन्य प्रेस रिलीज में पुलिस ने कहा है कि नबी हसन के भाई के द्वारा एक ज्ञात और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं रवि चौहान के पिता भीम चौहान ने 150 अज्ञात लोगों पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाया है। इसके अलावा अनुमंडलीय अस्पताल फॉरबिसगंज और पुलिस के द्वारा भी सरकारी कार्य में बाधा डालने से संबंधित एक प्राथमिकी दर्ज की जाने की बात प्रेस रिलीज में कही गई है। उधर दैनिक जागरण और भास्कर में छपी खबरों में रवि चौहान के परिजनों ने बताया है कि वो सूखे नशे का शिकार था और नशे की आदत के कारण अपने परिवार को भी काफ़ी परेशान कर रखा था। इंडिया टुडे हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शराबबंदी के बाद युवा तेजी से वैकल्पिक नशे की तरफ शिफ्ट हुए। वो पहले गांजा और फिर स्मैक की तरफ बढ़ गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2015 में जहां बिहार में सिर्फ 14.37 किलो गांजा, 1.12 किलो हीरोइन और 1.97 किलो अफीम जब्त हुई थी, 2025 तक यह आंकड़ा कई हजार गुना बढ़ गया। इस साल बिहार में लगभग 28,000 किलो गांजा, 2400 किलो अफीम और पॉपी स्ट्रॉ, 3.25 लाख कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतलें और 3.48 लाख नशीले टेबलेट की बरामदगी हुई है। उधर जहानाबाद में एक स्कूल के हॉस्टल में रह रही 5 साल की एक बच्ची की रेप के बाद धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार को हुई। इस मामले में जहानाबाद पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मुकेश कुमार के रूप में की गई है और वो उस हॉस्टल की कैंटीन का गार्ड है। पुलिस के मुताबिक देर रात उक्त बच्ची से पहले रेप किया गया और फिर धारदार हथियार से उसे मार दिया गया। बच्ची के निजी अंगों के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों में जख्म के निशान मिले हैं। जहानाबाद के एसपी अपराजित लोहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना के बाद मृत बच्ची के पिता ने हॉस्टल संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एक एसआईटी का गठन कर मामले की छानबीन शुरू की गई। जांच में मुकेश कुमार की संलिप्तता सामने आई। बताया जा रहा है कि घटना के दिन मुकेश नशे की हालत में था।
बताया ये भी जा रहा है कि हॉस्टल संचालक से उसकी नहीं बनती थी और उसने धमकी दी थी कि वो कुछ ऐसा कांड करेगा कि उसका हॉस्टल बंद हो जाएगा। एसपी ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि रिपोर्ट में बच्ची से रेप की पुष्टि हुई है। हॉस्टल में इस जघन्य घटना के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जिला प्रशासन ने एक विशेष धावा दल के गठन का फैसला लिया है जो जिले के हॉस्टलों का निरीक्षण करेगा। दूसरी तरफ बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एनआईए व बिहार एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक ज्वेलरी शॉप व लाइसेंसी गन हाउस की आड़ में हथियारों की अवैध सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच में पता चला है कि ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए ग्राहकों से पैसा लिया जाता था। इसके बदले में इन दुकानों के माध्यम से AK-47 जैसे घातक हथियार और कारतूस की सप्लाई की जाती थी। मीडिया रपटों के अनुसार एनआईए और एटीएस ने कुल 6 ठिकानों पर सघन छापेमारी कर अहम सबूत जुटाए। हथियारों के इस अवैध कारोबार का सरगना सत्येंद्र सिंह है, जो पूर्व में 2 बार हथियार की अवैध सप्लाई के चलते गिरफ्तार हो चुका है। इधर 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद बिहार में सत्ता हस्तांतरण लगभग तय दिखने लगा है। माना जा रहा है कि अगले 4-5 दिनों में सीएम के नए चेहरे और मंत्रिमंडल की नई रूपरेखा तैयार हो जाएगी। शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शपथ लेने के बाद वो दिल्ली में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत समय तक उन्होंने बिहार में काम किया और अब यहाँ आकर रहेंगे और यही काम करेंगे। मज़ेदार बात यह है कि इस बातचीत में उन्होंने सीएम पद का जिक्र एक बार भी नहीं किया, बल्कि इशारों में बात की। सीएम पद छोड़ने के संबंध में उन्होंने कहा, हमने तय कर लिया है कि यहीं रहेंगे और वहाँ वाला छोड़ेंगे। वहाँ वाला से मतलब बिहार के मुख्यमंत्री का पद। आज के लिए इतना ही। जाते जाते कमेंट में बताएं, क्या आपके आसपास भी युवाओं में सूखे नशे का चलन बढ़ रहा है, जिसके वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं।